नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश जाट एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं वो सोयल साइंस की पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जो सिलेक्ट हो चुके हैं और उन्होंने एक कृषि ब्रह्मास्त्र बुक का जो माध्यम बनाया है या जिन्होंने इसका अध्ययन किया है, उन्हें बहुत ज्यादा ही बेनिफिट मिला है क्योंकि बहुत अच्छा कलेक्शन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर आज सोइल साइंस के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। तो हम देखते हैं आज की क्लास सोइल साइंस। सोइल साइंस में मैं आपको पहले दो बात बता देता हूं कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो किन दो बैच पे पढ़ने जा रहे हैं। एक तो आप यहाँ पर सीधा सा याद रखना कि हम यहाँ पर दो चीज पे बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे फैक्ट पर, प्लस एक हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रिक पर। फैक्ट जो होता है हमें बहुत ज्यादा मदद करता है, यानी किसी भी व्यक्ति के नंबर जो आते हैं वो 50% प्लस जब हम नंबर ले जाते हैं तो वो हमें फैक्ट में मदद करता है। लेकिन सिलेक्शन के लिए अगर हम बात करें कि यदि हमें ट्रिक अगर 10 नंबर भी दे देती है या 10 नंबर भी हमें बढ़ा देती है तो ये समझ लेना सीधे सीधे से हम सिलेक्शन की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि बराबरी तक तो सब आ जाते हैं। बराबरी के ऊपर जब चढ़ते हैं हम नंबर के लिए तो वहां कहीं ना कहीं हमारी ट्रिक जो होती है सीधी सीधी हमें सिलेक्शन दिला देती है। ये वहां मायने नहीं रखता कि उसका अर्थ आपको पता है या नहीं है, लेकिन अगर उसका आंसर अगर एग्जैक्ट आपको पता है तो आप सिलेक्शन में आगे आ जाते हो और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अधिकारी बन जाते हो। ठीक है, आज के लिए हम पढ़ते हैं सॉइल साइंस। आज हमारा सब्जेक्ट है सॉइल साइंस, इस पे हम देखेंगे। अब यहां आपको ध्यान रखना है, मैंने दो ही बात की है कि एक तो मैं फैक्ट पे बात करूंगा कि उसका फैक्ट क्या है, दूसरा अगर हम बात करें तो हम ट्रिक पे बात करेंगे। दो तरह की चीजें हम यहाँ पर लेके चलेंगे और दो तरह की चीजें ही हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल साइंस, पढ़ने जा रहे हैं मृदा विज्ञान, पढ़ने जा रहे हैं मृदा विज्ञान। सॉइल साइंस एक मेजर पार्ट आता है, आप जानते हो। और किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो एग्रोनॉमी के बाद आपको सबसे पहले सॉइल साइंस ही पढ़ना पड़ता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर। पहले मैं एक चर्चा ये कर देता हूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे एक तो हम एग्रोनॉमी पढ़ने वाले हैं, एक हमारा सोयल अभी कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, लाइव क्लास के माध्यम से। और इसके बाद में हम इकोनॉमिक पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक। एक हम पढ़ने वाले हैं एक्सटेंशन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम ब्रीडिंग पढ़ेंगे और ब्रीडिंग के बाद में हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के बाद में हम पैथोलॉजी उठाएंगे, पैथोलॉजी, और फिर एंटेमोलॉजी का अध्ययन करेंगे और हार्टिकल्चर पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये जो मेजर मेजर सब्जेक्ट है जहां से नंबर पूछे जाते हैं उन्हें हम पहले कवर करेंगे। इसके बाद में और भी जो सब्जेक्ट है, जैसे अगर हम बात करें कि मौसम विज्ञान के विषय में अगर हम चर्चा करें तो वो हमें पढ़ना है, वाटर सेट हमको पढ़ना है, जो जहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठते हैं, दो तीन क्वेश्चन उठते हैं और वो हमें लीड देके जाते हैं। ठीक है, आइए अब हम शुरुआत करते हैं इसी के साथ में सॉइल साइंस की। सॉइल साइंस क्या है? सॉइल साइंस एक लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है सॉइल साइंस? अगर हम बात करें तो यहाँ एक लैटिन भाषा का शब्द है जो सोलम से लिया गया है। किससे लिया गया है? सोलम से लिया गया है। यहाँ इसके सब्जेक्ट में आपको ध्यान रखना है कौन से लैटिन भाषा से लिए गए हैं, कौन से ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक पे बता देता हूं कि जैसे अगर हम लिखते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, तो यहां पर याद रखना जहां भी एलटी आ जाएगा वहां उसको आपको लेटिन वर्ड मान लेना है। क्या मान लेना है? उस शब्द को आपको लेटिन वर्ड मान लेना है। जहां भी एल टी एक साथ आ जाएगा उन्हें बिना सोचे समझे आपको लेटिन वर्ड मान लेना है। और जितने भी लोजी शब्द आएंगे उनको आपको क्या मान लेना है? लोजी को आपको ग्रीक शब्द मान लेना है। ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, किससे बनाए? सोलन से बनाए। सोलन के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो मृदा को कसी की रीढ़ कहा जाता है। मैंने कहा ना एग्रोनॉमी के साथ में अगर हमको पढ़ना है तो कौन सा सब्जेक्ट है? सोइल साइंस। क्यों? क्योंकि जितना भी एग्रोनॉमिकल प्रोसेस करते हैं हम मृदा के ऊपर ही करते हैं। तो सोइल इज मेजर पार्ट है एग्रोनॉमी का। तो इसे हम क्या कहते हैं? मृदा को कसी की रीढ़ कहते हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फसलों के विषय में अध्ययन करते हैं और किस फसल को हमें किस जमीन के ऊपर किस प्रकार की मिट्टी के अंदर उगाया जा सकता है उसका हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। पहला है सरफेस सोइल। क्या है? सरफेस सोइल। सरफेस सोइल के विषय में क्या बोला गया है कि इसमें जैविक और रासायनिक क्रिया होती है। कैसी होती है? ऐसी मिट्टी, मृदा का वह भाग, वह सरफेस भाग जिसपे जैविक
और रासायनिक यानी बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस होती है, वहां एक्टिव सॉइल कहलाती है। सॉइल तो बहुत सारी है, लेकिन एक्टिव सॉइल कौन सी कहलाएगी ये हमें देखना होगा। तो एक्टिव सॉइल जो होगी वही होगी जिसमें जैविक और रासायनिक यानी बायोलॉजिकल और उसी के साथ में अगर हम देखें तो केमिकल प्रोसेस होगी, तो वही मृदा क्या कहलाएगी, एक्टिव सॉइल कहलाएगी। या उसे हम दूसरा नाम अगर हम दे दें तो गतिशील मृदा के नाम से उसको जानते हैं। कौन सी, गतिशील। और गतिशील को हम यहां पर क्या बोलेंगे, एक्टिव सॉइल। अब आपके माइंड में ये भी होगा कि एक्टिव सॉइल और इनएक्टिव सॉइल क्या है। तो एक्टिव सॉइल वह सॉइल कहलाती है जहां पर रासायनिक और जैविक प्रोसेस चलती है। आपको पता है कि जमीन के अंदर अगर देखें तो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जीव अगर होता है तो बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया वहां पे प्रोसेस करेगा, रासायनिक प्रोसेस होगी जिसके कारण चट्टानों से मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्टिव सॉइल। आपको ध्यान रखना है। फादर ऑफ सॉइल साइंस एंड फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस कौन है, क्या है, फादर ऑफ सॉइल साइंस एंड फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस किसे कहते हैं, वी डाकुचेव को बोलते हैं। किसको कहते हैं, वी डाकुचेव को कहते हैं। यहां मैंने पूरा नाम लिखा है, वैसिली वेसिलेविच डाकुचेव उनका पूरा नाम है। इनको शॉर्टकट में इसको वी और इसको वी लिख देते हैं और डाकुचेव लिख देते हैं। तो डाकुचेव को मृदा विज्ञान का पिता कहा जाता है और मॉडर्न मृदा विज्ञान के पिता भी डाकुचेव ही है। यह एक पेडोलॉजिस्ट है, क्या है, यह एक पेडोलॉजिस्ट है। और याद रखना पेडोलॉजिस्ट क्या है, इसमें पेड शब्द क्या है, इसमें क्या है, पेड शब्द क्या है, पेड का मतलब होता है कंकर। तो जो कंकर के समान शब्द लिया गया है उसको हम बोलते हैं पेड। यानी इसी के आगे दो ब्रांच आएगी सॉइल साइंस की, पेडोलॉजी और एडापोलॉजी, तो वहां हम इसका पेड का अर्थ और समझेंगे। अभी हम यहां देखते हैं, बात आती है सॉइल साइंस की कि मृदा विज्ञान जो है, क्या बोला गया है यहाँ पे, मृदा विज्ञान यानी कि सॉइल डे, क्या बोला गया है, सॉइल डे। मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना 5 दिसंबर 2002 से इसकी शुरुआत की गई थी। कब से की गई थी, 5 दिसंबर 2002 से इसकी शुरुआत की गई थी। किसने की थी, IUSS के द्वारा। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुई थी इससे क्वेश्चन पूछा था, IUSS के द्वारा क्ले मृदा का जो वर्गीकरण है उसमें उसके कणों का आकार कितना होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन सिंपल से बनते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, IUSS क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस जो है, यानी मैं देखूंगा यहाँ पे IUSS इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, इसके द्वारा 5 दिसंबर 2002 को मृदा दिवस मनाया गया। अब हम हर वर्ष क्या मनाते हैं, हर वर्ष अगर हम देखें तो 5 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, सॉइल डे मनाते हैं। इसी के साथ एक और याद रखना आपको, 3 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, तो हम मनाते हैं एग्रीकल्चर एजुकेशन डे। क्या मनाते हैं, एग्रीकल्चर एजुकेशन डे भी, यानी कृषि शिक्षा दिवस भी हम मनाते हैं। कब मनाते हैं ये भी आप नोट डाउन कर लेना, 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ 5 दिसंबर को सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। और भी आपको याद रखना है ऐसे बहुत सारे दिवस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक तो ट्रिक और बता देता हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कुछ ट्रिकें ऐसी हैं, कुछ वर्ष भी मनाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि 2004 की बात करें तो 4 से हमको बता देना है चावल वर्ष। क्या बता देना है, 4 से हमें चावल वर्ष बता देना है। ये ट्रिक से ही याद करने पड़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं 2008 की बात करूं तो 8 से आलू वर्ष, क्या है, 8 से आलू वर्ष। 2010 जो आ जाए तो हमको बता देना है बायोडायवर्सिटी जैव विविधता दिवस, विविधता वर्ष, सॉरी दिवस नहीं वर्ष, ठीक है। अगर 2011 आ जाए, 11 मतलब एक और एक मतलब एक अगर हम पौधा लगाएंगे तो जंगल बन जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पे फॉरेस्ट वर्ष बनाएंगे, या हम इसको बोलते हैं फॉरेस्ट वर्ष, या हम बोलेंगे वन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये ऐसे हमको ट्रिक से याद करने पड़ेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब बात आती है 2012 की। 2012 किसके रूप में मनाया जाता है, तो हम जब भी केले खरीदने जाते हैं, बनाना खरीदने जाते हैं, तो 1 दर्जन से ही देते हैं हमें, 1 दर्जन मतलब 12। और बात आ रही है केले की, केला किस में आता है, उद्यानिक में आता है। तो हम 2012 को क्या बोल देंगे, उद्यानिक
वर्ष बोलेंगे। उसी के साथ अगर हम 2014 में चलेंगे तो 2014 तो आपको पता है सीताफल, रामफल, हनुमान फल, लक्ष्मण फल, सोरसेन, पौने फल, ये एनोनेसी फैमिली के सदस्य है। और हमने देखा है कि सुना भी है कि रामफल जो है यानी कि राम जी ने 14 साल का वनवास किया है, वनवास काट के आए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनके एनोनेसी फैमिली के जितने भी सदस्य हैं उन सबके क्रोमोसोम संख्या कितने आएंगे? 14। तो रामफल के 14 क्रोमोसोम, सीताफल के 14 क्रोमोसोम, हनुमान फल के। तो हम क्या बोलते हैं, हमारा कहने का मतलब क्या है, सीधा सा सही है कि ट्रिक से सीधा सा हमें याद रहेगा कि भाई 14 साल का वनवास था, इसलिए राम जी और राम जी एनोनेसी फैमिली, हम ऐसा राम जी के नहीं बोले, रामफल के विषय में बात करें, लेकिन हमको कनेक्ट करके कहीं से पढ़ना पड़ेगा। मैंने बोला ना, दो चीज पे मैं बात करूंगा, एक फैक्ट पे बात करूंगा, एक ट्रिक पे बात करूंगा। अभी मैं ट्रिक पे बात कर रहा हूँ। 14 वर्ष। अब राम जी जो है, राम जी हमारे आराध्य जो देव है, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास जो किया था वो किस लिए किया था? तो हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट है परिवार के लिए। तो यहां हम इसको बोल देंगे पारिवारिक, पारिवारिक, पारिवारिक वर्ष हम बोल देंगे। 2014 को हमने क्या बोला? पारिवारिक वर्ष बोला। आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट ट्रिक से याद रहेगा और आसानी हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं ना, आप किसी भी एग्जाम में 60 नंबर लाना तो आप लाओगे ही, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली 60 नंबर आसानी सा बात है। कैसा भी पेपर हो 60 नंबर हम ले आते हैं। 80 पेपर होता था, हम 70 पे भी चले जाते हैं, लेकिन 60 नंबर लाना केवल सिलेक्शन की बाउंड्री पे आना है। लेकिन अगर हम ट्रिक से अगर 10 नंबर और जोड़ देंगे तो ये 70%, अगर 70 नंबर मतलब 70% ये लाना, मतलब हम सिलेक्शन की ओर हम चले जाते हैं। आरयू एमपीटेट पे जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके रिव्यू जो मुझे मिले, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम मेरी बनाई हुई टीम या मेरे द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया, आपको बोलते हैं कि बच्चे सर हमारी तो आदत ही पड़ चुकी है अब तो इस तरह से पढ़ने की, तो हमें आदत ऐसी ही बनाना है पढ़ने का। आज का कॉन्सेप्ट चेंज करना है, रट्टू विद्या नहीं लगाना है, क्योंकि जितना रटेंगे कल वापस भूलेंगे। जो रटने की चीज है वो रटनी ही पड़ेगी, लेकिन सारी चीजें रटी नहीं जाएगी। कुछ चीजें हमें कॉन्सेप्ट से क्लियर करना है कि बाकी में ऐसा अगर करेंगे तो ऐसा होगा, कुछ चीज हम ट्रिक से और कुछ चीज हम रटने से। तो हम जानते हैं कि रटने वाली चीजें तो हम मैक्सिमम चीजें क्या होती है 8-15 दिन या हम लगभग उसको जब छोड़ देते हैं वो भूल जाते हैं। लेकिन सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है कि यदि ट्रिक से है तो हम 10% भी अगर अपना बढ़ा लेते हैं तो हम सिलेक्शन की ओर चले जाते हैं। हमें सिलेक्शन से मतलब है हम सिलेक्शन लेके ही निकलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं 19 फरवरी 2015 को। 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है बनाया गया था, सॉइल हेल्थ कार्ड। क्या बनाया गया था? अगर हम देखें सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड जब इसकी योजना की शुरुआत की गई थी तो 19 फरवरी 2015 को शुरुआत की गई थी। और 15 से मुझे एक और चीज याद आ गई, आपको ट्रिक से बता देता हूं। ट्रिक ये है कि मृदा की ऊपरी 15 सेंटीमीटर की जो परत होती है, कितनी? 15 सेंटीमीटर जो मृदा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम मृदा कहते हैं, है ना? ये कॉन्सेप्ट है और इसी में खेती की जाती है। तो हम यहां से ट्रिक बना लेंगे कि 15 सेंटीमीटर को यदि मृदा कहते हैं तो 2015 को हम यहां पर मृदा वर्ष कह देंगे। क्या ये हमें ट्रिक से आसानी से याद हो जाएगा? और इसी वर्ष 19 फरवरी 2015 को यहां पर सॉइल हेल्थ कार्ड भी स्टार्ट किया गया और 2015 को यहां पर सॉइल वर्ष भी बोला गया। तो दोनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे कि 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड तो स्टार्ट किया गया, लेकिन ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है कहां से स्टार्ट किया गया? ये सूरतगढ़ है। और सूरतगढ़ जिला जो है आपको याद रखना है श्री गंगानगर। क्या है? सॉरी, सूरतगढ़ जो है ये है श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत आता है। कहां आता है? श्री गंगानगर जो जिला है उसके अंतर्गत एक छोटा सा लोकल स्पेस है, जहां पर अगर हम देखेंगे तो वहां उसको बोलते हैं सूरतगढ़। तो मैं बोलूंगा कि जब से मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया तब से मृदा की सूरत ही बदल दी। क्या बोल रहा हूं मैं? कि जब से हमने मृदा के स्वास्थ्य का ध्यान रखा, उसका कार्ड बनाया, तब से हमने मृदा की सूरत ही बदल दी। क्योंकि लोकल शब्द जब दिया जाता है, छोटा नाम दिया जाता है, अगर आपको श्री गंगानगर दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं,
ये तो आप लगा दोगे। श्री गंगानगर कहाँ है? ये राजस्थान का टॉप जिला है, मतलब सबसे ऊपरी जिला है। हम बोलते हैं राजस्थान का ऊपरी जिला है। उन 33 जिलों में सबसे ऊपरी जिला एक हनुमानगढ़ है और एक श्री गंगानगर है, जहां हरियाणा पंजाब की बाउंड्री से। तो यहां से इसकी शुरुआत की गई, तो हमें याद हो जाएगा श्री गंगानगर कहाँ है, तो राजस्थान। या तो ऑप्शन में राजस्थान आएगा, या सेकंड नंबर पे हम बोलेंगे श्री गंगानगर। और अगर श्री गंगानगर राजस्थान नहीं दिया, ये पूछ लिया कि राजस्थान के कौन सी जगह पर, तब आपको बताना है सूरतगढ़। ठीक है। इसका स्लोगन क्या था? स्वस्थ धरा खेत हरा। क्या बोला? स्वस्थ धरा यानी हेल्थ सॉइल। ये जो सॉइल थे, धरा, धरा मतलब क्या होती है? भूमि को बोलते हैं, सॉइल को बोलते हैं। वो कैसी हो? यहाँ पर स्वस्थ धरा, और स्वस्थ धरा रहेगी तो खेत भी हरा रहेगा, यानी कि उस पर फसलें लहराएगी। जो हम बोलते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले, तो स्वस्थ धरा खेत हरा स्लोगन इसका दिया गया। इसमें मृदा की जांच 12 पैमानों पे की जाती है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कितने पैमाने हैं जिसपे यहाँ पे जांच की जाती है, तो 12 पैमानों पे जांच की जाती है। इसके 12 पैमानों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड की वैधता अगर हम देखें तो 3 साल की इसकी वैधता है। कितनी वैधता है इसकी? 3 साल की इसकी वैधता है। मृदा नमूना जो लिया जाता है 500 ग्राम या 0.5 केजी, इतना मृदा नमूना लिया जाता है, और इसी के आधार पे हम इसके 12 पैमाने तय करते हैं। यदि अगर 12 पैमानों में हम देखें तो उसकी एसिडिटी, उसकी वैसिडिटी हम देखते हैं, यहाँ पे उसका पीएच लेवल क्या है ना, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है, ऐसे बहुत सारे उसके कॉन्सेप्ट है। यानी उसमें न्यूट्रिएंट क्या है, कंपोजिशन क्या है, उसके जो मृदा के घटक होते हैं 4। अब इन 4 घटक में उसकी भी क्या कंडीशन है? जो 4 घटक है हम देखते हैं यहाँ पे 5% अगर हम देखें यहाँ पे, है ना, तो ऑर्गेनिक मैटर है। 45% हम देखें तो हम मिनरल यहाँ पर आता है। 25% यहाँ पर देखें तो जल की कंडीशन है। 25% हम यहाँ पे देखें तो वायु की कंडीशन है। क्या है? 25% वायु की कंडीशन। तो उसी आधार पे हम पैमाने यहाँ पर देखेंगे। मुझे छोटी सी 2 ट्रिक याद आई है, मैं ट्रिक बताना चाहता हूँ। ये बोल रहे हैं एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से मैं याद बताना चाहता हूँ। मृदा के अंदर जो मिट्टी है, मान लो ये मिट्टी है, अब इस मिट्टी के अंदर अगर हम बात करें तो हवा कैसे चलेगी, मतलब इसके अंदर जो मिट्टी के अंदर जो एयर है वो किस प्रकार से गति करती है, कौन सा नियम लागू होता है? केवल में नियम की कि मृदा में वायु का गमन, क्या मैं बोलूंगा? मृदा में वायु का गमन, गमन यानी उसकी कंडक्टिविटी कैसे चल रहा है, तो वहां पर कौन सा नियम? तो आपको याद रखना है किक का नियम। कौन सा? अब हमको किक का नियम नहीं पढ़ने जाना है, किक का नियम पूरा नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। हम सीधी सी बात है कि हमें यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी करना है। अगर हम जा रहे हैं, अगर हम बात करें पीएचडी लेवल पे अगर जाएंगे तो उसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे वहां पर, लेकिन यहाँ पर हमको देखना है किक का नियम कहाँ लागू होता है सॉइल साइंस में। मैं आपको थोड़ा सा डीप ले जा रहा हूँ, डीप इसलिए ले जा रहा हूँ, डीप नहीं ले जा रहा हूँ, ये केवल नियम बता रहा हूँ। अगर इस नियम को पूरा पढ़ाऊंगा तो डीप ज्यादा हो जाएगा। आपको यह याद रखना है कि मिट्टी के अंदर हवा किस प्रकार से चलती है, तो कौन सा नियम लागू होगा, तो किक का नियम। अब कैसे याद रखना है? अगर आप फुटबॉल को किक मारोगे तो फुटबॉल कहां जाएगी? हवा में। तो मृदा के अंदर हवा कैसे चलती है? तो किक के नियम के द्वारा। ठीक है, एक नियम याद हो गया। दूसरा नियम, मृदा के अंदर, अब मैं दूसरा नियम क्या बोल रहा हूं? मृदा के अंदर, है ना, जल का गमन। भैया पानी भी चलेगा ना, पानी भी उसके अंदर बहेगा, मिट्टी के अंदर बहने का उसका भी एक नियम होता है। तो यहां किस नियम से चलता है? तो आपको याद रखना डार्सी का नियम। किसका नियम? डार्सी का नियम, डार्सी का नियम। तो हमें याद रखना डार्सी क्या बोले? जल में जब भी जाऊंगा तो मुझे डर लगेगा। क्या लगेगा? जल में जब भी मैं जाऊंगा तो मुझे डर लगेगा। तो डार्सी का नियम यहाँ पे लागू होता है, और ये सीधे के सीधे पूछते हैं, और वहां हमें ध्यान ही दे देता है कि यहाँ पे किक का नियम कहाँ काम करेगा, डार्सी का नियम कहाँ काम करेगा, और एक और नियम है यहाँ पे फूरिये का नियम। ये क्या आएगा? फूरिये का नियम। केवल ये 3 नियम याद रखना। ये फूरिये का नियम जो है ये किस पे काम करेगा? ताप पर। किस पे काम करेगा? ताप।
मतलब मिट्टी के अंदर ताप कैसे चलेगा। भाई गर्मी का सीजन है, हम गहरी जुताई करते हैं, ताप देते हैं मिट्टी को ताकि उसमें कीड़े वगैरह और कुछ भी जो चीजें होती है वो मर जाए। तो अब मिट्टी के अंदर ताप भी तो चलेगा ना, उसका ताप का भी तो बहाव होगा, कंडक्ट तो होगा वो भी। तो वो किससे, तो ये फूरिये का नियम किससे, तो हम बोलेंगे कागज, अगर हम कागज को जलाने जाएंगे तो फुर से जल जाएगा, हम क्या बोलेंगे, फुर से जल गया, तो ताप हो गया। डार्सी का नियम अगर आया, तो डार्सी का नियम हमने क्या बोला, बोले जल में जाने से डर लगता है। तो मिट्टी के अंदर ताप कैसे बहता है, जल कैसे बहता है और वायु कैसे बहती है, मैंने तीनों नियम आपको तीनों ही नियम ट्रिक से याद करवा दिए। ऐसे ही पूरी जो बुक है कृषि ब्रह्मास्त्र केबी 2.0, आप उसे जरूर एक बार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बुक है केबी 2.0, क्या है, केबी 2.0 जो बुक है, यह कृषि ब्रह्मास्त्र 2.0, इसे आप पढ़िएगा। इसमें 18 सब्जेक्ट कंप्लीटली लिखे हुए हैं और ऐसे ही मैं उनको ट्रिक से पढ़ाने जा रहा हूं, जिससे आपको ये मदद मिलेगी कि किस प्रकार से हमको पढ़ना है, किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है और बढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। एडीए की एग्जाम में भी, एडीए के जो 51 पद आ रहे हैं उसमें भी हमको सिलेक्शन लेना है और आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें हम आगे बढ़ेंगे और लगातार। और एमपीटेट की वापस चयन परीक्षा वापस होगी, क्वालिफाई एग्जाम जिसको हम बोलते हैं, उसकी तैयारी में जिसका बीएड रनिंग है वो लग जाए, पढ़ते रहें। और क्योंकि पिछली बार कई ऐसे स्टूडेंट रह गए हैं, कोई 22 लाख हम बोलेंगे कि वो क्वालिफाई एग्जाम भी नहीं निकाल पाए, तो तकलीफ तब होती है जब हम क्वालिफाई एग्जाम भी नहीं निकाल पाते हैं, तो सिलेक्शन एग्जाम की ओर हम कैसे बढ़ेंगे। इसलिए जो बीएड रनिंग में है वो भी कंटिन्यू पढ़े, कंटिन्यू क्लास पढ़े, कंटिन्यू बुक पढ़े और धीरे 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 धीरे, क्योंकि आपको पता है शिक्षा विभाग जो है उसमें हर वर्ष जो है, हर मतलब 2 या 3 वर्ष में वैकेंसी आती रहती है, तो कम से कम उसकी तैयारी करें और लगे रहें। ठीक है, आज के लिए मैं यहाँ पर क्लास को इतना ही पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी मृदा विज्ञान की 2 शाखाएं हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।